नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार संपट आप सभी लोगों को IIKT गुरुकुल की करंट अफेयर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हेडलाइन पर नजर डालते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। एयू फाइनेंस स्मॉल बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया। साइबर सुरक्षा के लिए यूनियन बैंक और CDAC का समझौता हुआ। इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे जो कि 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय राजनयिक दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। फीफा रैंकिंग 2021 भारत 126वें स्थान पर प्राप्त हुआ। अहमदाबाद और लखनऊ IPL की 2 नई टीमें शामिल हुई। एडिडास ने दीपिका पादुकोण को बनाया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। मनोज बाजपेयी बने फिलो बीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जीता अर्थ हीरोज अवार्ड्स 2021। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए रजनीकांत साहब। डॉक्टर राजीव निगम 2022 जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार के लिए चयनित हुए। भारत में कोविड-19 टीकाकरण खुराक ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। भारत निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया। नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू डिजी बुक लॉन्च की। ट्रुथ सोशल नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। दक्षिण कोरिया ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया। चीन ने लॉन्च किया सैटेलाइट सीजियान 21। भारत कनाडियन अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त की गई। DRDO ने एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने ऑफशोर सेलिंग रेगाटा लॉन्च किया। भारत यूके ने पहला त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ जनवरी 2022 में इंडियन मॉनेटरी फंड छोड़ेंगी। गुजरात में पैदा हुआ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का कोलकाता में उद्घाटन। गेल भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया गया। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हम थोड़ी देर में लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। सर्दी से परेशान हूँ, उसमें भी TY में कम मार्क्स मिले। क्या मुझे अच्छा जॉब मिल सकता है? क्यों नहीं। आपका जॉब आपके NRA CET के स्कोर पे डिपेंड करता है, ना कि ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। फॉर एनी जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में, NRA CET इज मस्ट नाउ। अगर आपको NRA CET के बारे में और जानना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट IIKT और यू कैन विजिट www.iiktonline.in। दोस्तों पहली न्यूज आती है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आरबीआई कुछ नॉर्म्स डिक्लेयर करती है और उसके हिसाब से PSU बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को उसके हिसाब से चलना होता है और डिजिटल बैंक्स को भी उसके हिसाब से ही चलना होता है। पर यहाँ पर उसके अधिनियम 2007 के मुताबिक पेटीएम ने उसको डिक्लेरेशन के हिसाब से नहीं चले, इसलिए आरबीआई ने उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। आरबीआई ने पाया कि प्राधिकरण के अंतिम प्रमाण पत्र यानी कि CEO जिसे हम कहते हैं जारी करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने आवेदन के दौरान प्रस्तुत की गई जानकारी तथ्यात्मक स्थिति को नहीं निर्देशाती है। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखने के लिए उसने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से ही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। छोटे व्यापारियों को जो भुगतान में दिक्कतें हो रही थी उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है QR
साउंड बॉक्स। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि QR कोड जो रहता है उसमें QR का एब्रीविएशन है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। सो छोटे व्यापारियों को ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरीके से काम आएगी, जैसे कि SMS रीड करने में कुछ दिक्कतें आती थी, SMS पढ़ने में, और साथ ही साथ उसका संचालन करने में कुछ दिक्कतें आती थी, और वहाँ पर इसके बारे में ये जो सिस्टम है उसको मदद करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो QR साउंड बॉक्स है ये 5 तरीके की लैंग्वेज में लॉन्च किया जाएगा और उपलब्ध भी किया जाएगा, जैसे कि हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, गुजराती में और मराठी में। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो भी बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से ही है। साइबर सुरक्षा के लिए यूनियन बैंक ने CDAC के साथ MOU साइन किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज का जो ज़माना है वो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले होता है। सो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि भाई साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पर यूनियन बैंक ने अपने कस्टमरों को साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के लिए और उसको सूझबूझ देने के लिए और अपने कस्टमरों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए CDAC के साथ यहाँ पर एक MOU साइन किया है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सो साइबर सुरक्षा जागरूकता पर अपनी तरह की पहली एक पहल शुरू करने के लिए CDAC ने हैदराबाद के साथ समझौता यानी कि MOU साइन किया है। तो यहाँ पर साइबर धोखाधड़ी से खुद को बचाने के सुझावों के साथ UBI भी सहायता करेगी और उसमें मदद करेगी। सो यहाँ पर एक साथ ही साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या तो ऑनलाइन गेम लॉन्च किया गया है UBI के द्वारा, जिसका नाम है स्पिन एंड लर्न। आप स्पिन करें और लर्न करें। सो यहाँ पर ये एप्लीकेशन भी और यहाँ पर ये गेम लॉन्च करी गई है UBI के द्वारा। यहाँ नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो इम्पोर्टेंट डे से ही है, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे 22 अक्टूबर। यहाँ पर ये जो डे है इसलिए मनाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस यहाँ पर इसको कहा जाता है, और इस दिन का यही उद्देश्य है कि लाखों लोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है, और जो लोग हकलाते हैं या जिन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या होती है तो उसको हम एंकरेज करें, उसको हम प्रोत्साहित करें, तो उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की जो थीम थी यही थी कि वह परिवर्तन बोलो जे अपना देखना चाहते हैं, वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं, ये उसकी थीम थी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो भी इम्पोर्टेंट डे से ही है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को इस दिन को मनाया जाता है, और 1945 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र का चार्टर एक्ट लागू हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ UNGA द्वारा 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय पालन के रूप में घोषित किया गया था, और इसे संयुक्त राष्ट्र के स्वरूप में और उसके सदस्य देशों के साथ सार्वजनिक अवकाश के रूप में भी मनाया जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हस्ताक्षर भी हुए थे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो इम्पोर्टेंट डे से ही है, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दिवस जो कि 24 अक्टूबर को मनाया गया। यहाँ पर जो राजनयिक है विच इज कॉल्ड द डिप्लोमेट, सो इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट हर साल 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इस दिन का यही मुख्य उद्देश्य है कि प्राचीन काल से दुनिया को आकार देने वाले जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं और हमारे ग्रह के एक बेहतर स्थान से निकले हुए जो डिप्लोमेट्स हैं और उसके द्वारा जो योगदान हमें प्राप्त हुआ है उसको हम प्रोत्साहित करें, और साथ ही साथ इस दिन का यही उद्देश्य है कि आम जनता के बीच और डिप्लोमेट के जीवन की धारणा के वास्तविक अंतर को मिटाना भी है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो आती है विश्व पोलियो दिवस से, जो भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 बूंद जिंदगी के आप लोगों ने सुना ही होगा। सो पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। सो यहाँ पर रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इस दिन की स्थापना हुई थी, जिन्होंने जोनास सॉल्क के जन्म के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की गई थी, जिन्होंने पोलियोमेलाइटिस के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, टीका विकसित किया था। टीका विकसित करने वाली ये पहली टीम नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। और उसकी जो थीम है 2021 की वो है एक वादे
पर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी ऑन अ प्रॉमिस। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, वो आती है इंपॉर्टेंट डे से ही। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना का 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। सो दोस्तों, भारतीय सेना का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग है, योगदान है, रोल प्ले करता है इंडियन आर्म फोर्सेस। सो यहाँ पर जो इन्फेंट्री डे है वो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और हर साल इस दिन को मनाया जाता है। 2021 में 75th डे मनाया गया था। इस दिन जब सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर एयरबेस पर उतरी और दृढ़ता और असाधारण साहस का परिचय दिया और पाकिस्तानी सेना के बुरे मंसूबे के विफल करने में वो कामयाब हुई और उन्होंने दी वॉल बन गई। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, जिससे 1947 में आदिवासी हमलावरों की मदद से कश्मीर पर आक्रमण किया था। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखें, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से है दोस्तों। फीफा रैंकिंग 2021 में भारत का 106वां रैंक आया है। सो फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन में भारत का 106वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 में यहाँ पर भारत की जो टीम थी, जिसमें सुनील छेत्री की अगुवाई में यहाँ पर हमने ये जो पूरी की पूरी टूर्नामेंट थी वो हम लोगों ने जीती थी और भारत का 106वां स्थान हासिल भी किया था। सो शिखर संघर्ष में टीम ने नेपाल को हराया है और फीफा रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर है और ब्राजील दूसरे स्थान पर है दोस्तों, और फ्रांस जो है तीसरे स्थान पर आया है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से है। अहमदाबाद और लखनऊ IPL की 2 नई टीमें शामिल होंगी। सो 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको हम IPL कहते हैं, का एक हिस्सा होगी कौन? अहमदाबाद और लखनऊ की दोनों टीमें। सो यानी प्रतियोगिता में टीमों की संख्या अभी 10 हो जाएगी, पहले 8 थी, अभी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। सो RP संजय गोयकन का ग्रुप जो है RPSG, जिसको हम कहते हैं लखनऊ की टीम है कि वो मालिक है, और साथ ही साथ जबकि CVC कैपिटल पार्टनर्स, ठीक है, CVC जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल पार्टनर्स बोलते हैं, वो अहमदाबाद के मालिक है, अहमदाबाद की टीम के मालिक है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी से आती है। एडिडास ने दीपिका पादुकोण को बनाया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, यहाँ पर जो एडिडास कंपनी है, जो स्पोर्ट्स के एक रिगार्डिंग जो शूज बनाती रहते हैं, ठीक है, जो शूज की एक कंपनी है, तो ये जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास जो है, ठीक है, उन्होंने दीपिका पादुकोण जो एक फिल्म स्टार है बॉलीवुड के, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो महिला खेल को लिए वैश्विक एम्बेसडर का काम करेंगे। सो वह विश्व स्तर पर एडिडास महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर आप याद रखें। और साथ ही साथ कुलीन सूची में शामिल हो गए हैं ये, और जिसमें मीराबाई चानू, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, ऐसे कई जो स्पोर्ट्समैन हैं वो भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल भी शामिल है इस एम्बेसडर की लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट न्यूज आती है वो भी अपॉइंटमेंट से ही है। मनोज बाजपेयी जी को फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सो भारत छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों यानी कि इंडियन स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस SMBS के लिए नियो बैंक फ्लोबीज ने पद्मश्री पुरस्कार विजेता अभिनेता कौन है? मनोज बाजपेयी जी हैं, उसको अपना प्रमुख उत्पाद के लिए यानी कि अपनी जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। सो यह डिजिटल साधनों में महत्व को चिन्हित करेंगी, यानी कि बिजनेस को ले सीरियसली अभियान को बढ़ावा देंगे। ठीक है, सो बिजनेस को ले सीरियसली, यहाँ पर उसकी ये एक टैगलाइन है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप याद रखें। उन्होंने SMB सेक्टर में माई बिल्कुल की पहुंच को तेज करने और GST बिलिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में एक आसान माई बिल बुक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए हस्ताक्षर भी किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरी न्यूज आती है वो अवार्ड्स एंड ऑनर से है। पेरम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जीता है अर्थ है हीरोज अवार्ड्स 2021। तो यहाँ पर जो ये नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया अर्थ गार्जियन अवार्ड जिसको बोला जाता है उसको सम्मानित किया गया है। सो अवार्ड के 8 विजेताओं को एक आभासी समारोह के माध्यम से मुख्य अतिथि इवोन हिग्योरो महासचिव और संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव एवं
वनस्पति लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ द्वारा सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है, वो भी अवार्ड से ही है। रजनीकांत साहब को तो आप जानते ही होंगे। सो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। रजनीकांत साहब तो अभिनेता है, निर्माता भी है और पटकथा लेखक भी है। सो रजनीकांत साहब को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 51 में 51वें जिसे कहा जाता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में अनेक शानदार योगदान दिया है, अनेक अच्छे कैरेक्टर निभाए हैं। वेंकैया नायडू से ये जो पुरस्कार है प्रतिष्ठित किया जाएगा और उसको मिला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है, वो भी अवार्ड्स एंड ऑनर से ही है। डॉक्टर राजीव निगम जो कि 2022 के जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार से ये चयनित किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो भाई साहब है ये CSIR के साइंटिस्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO, ठीक है। तो उसमें ये पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम है, जिन्होंने फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 का जोसेफ ए कुशन अवार्ड के लिए उसको चुना गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। सो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हम फिर से लौटेंगे एक ब्रेक के बाद और बताएंगे कि भाई यहाँ पर अब सोशल मीडिया की रेस में डोनाल्ड ट्रंप भी दौड़ेंगे, तो उसके बारे में हम खुलासा करेंगे सेकंड पार्ट में। आइए लौटते हैं ब्रेक के बाद। मम्मी देखो कौन आया है। हाय आंटी। हाय शिल्पा, आजा आजा अंदर आजा, तनुजा अंदर ही है। हाय तनुजा। बैठना शिल्पा। क्या कर रही है? दिन भर फोन में लगी रहती है। बस तू तो बोल रही थी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। वही कर रही थी पगली। मम्मी को उल्लू बना सकती है, मुझे नहीं। बैंकिंग की प्रिपरेशन फोन में कब से होने लगी? थैंक्स टू IIGD डिजिटल गुरुकुल। सो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सोशल मीडिया की रेस में दौड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो उसके लिए यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ट्रुथ सोशल नाम की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे और यहाँ भी उसकी जो कंपनी है ट्रंप साहब की वही इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। सो लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है और साथ ही साथ जिसके अगले साल की शुरुआत में ही रोल आउट किया जाएगा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें इस साल की शुरुआत में फेसबुक और ट्विटर से प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसका कहना है कि उनका लक्ष्य उनकी तकनीकी कंपनियों को टक्कर देना है जिन्होंने उन्हें मेगाफोन से वंचित कर दिया है और साथ ही साथ जो उनके उद्देश्य के लिए सर्वोपरि था। तो यहाँ पर उसको एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जिसका नाम है ट्रुथ। नेक्स्ट न्यूज आती है वो नेशनल कैटेगरी से आती है। भारत में कोविड-19 टीकाकरण खुराफ ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। तो यहाँ पर जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, 100 करोड़ लोगों को लग चुकी है कोविड-19 की 21 अक्टूबर के दौरान। और साथ ही साथ भारत उसकी जो प्रधानमंत्री साहब की जो उपलब्धि की अगर बात करी जाए तो वो कहते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों को सामूहिक भावना की ये जीत है, उन्होंने ऐसा कहा है। सो प्रधानमंत्री ने यहाँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और साथ ही साथ सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों और वैक्सीन प्राप्त करने वाले लोगों से भी मुलाकात की और बातचीत भी करी है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो भी नेशनल कैटेगरी से ही है। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐप लॉन्च क्यों किया गया है कि ताकि चुनावी कार्य की तेजी हो सके, साथ ही साथ स्मार्ट वो कार्य हो सके, पारदर्शी हो और समय पर पूरा हो सके। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ऐप लॉन्च करी है उसका नाम रखा है गरुड़ा। सो यहाँ पर जो गरुड़ ऐप है वो माध्यम से उसी के माध्यम से हम लोग बूथ स्तर के अधिकारियों और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों से केंद्र के आकांक्षा और देशांतर के डेटा के साथ मतदान केंद्रों की तस्वीरें और स्थान की जानकारी अपलोड करेंगे। तो जो कितना पेपर वर्क था वो सारा का सारा अभी हट जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है वो भी नेशनल से ही है। नीति आयोग ने इनोवेशन फॉर यू डिजी बुक लॉन्च की है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अटल इनोवेशन मिशन AIM ने इनोवेशन फॉर यू का नाम से एक डिजी बुक लॉन्च की है। सो इस डिजी बुक का फोकस यही है कि क्षेत्र हेल्थ केयर करे और विभिन्न क्षेत्रों में एक अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप के
सफलता के लिए एक कहानियां साझा करें और इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग की ये एक पहली पहल मानी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, वो भी इंटरनेशनल से है। दक्षिणी कोरिया ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट न्यूरी का परीक्षण किया है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 2 या न्यूरी इससे नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ सियोल से लगभग 300 मील यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी से इसको गोहेंग में नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, वो भी इंटरनेशनल से ही है कि चीन ने लॉन्च किया है सैटेलाइट सिजियान 21 नंबर का, जो उसका नाम दिया गया है। सो चीन का जो ये एक सिजियान 21 नामक का एक उपग्रह है, उसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है और साथ ही साथ उपग्रह का उपयोग जो है अंतरिक्ष मलबे शमन यहाँ पर परीक्षण और साथ ही साथ उसके लिए किया जाएगा और साथ ही साथ इसका जो सीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है उससे ये लॉन्च किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, वो इंटरनेशनल कैटेगरी से है। यहाँ पर जो ये न्यूज़ है उसमें आप सभी लोगों को प्राउड फील होगा, जैसे कि कनाडा की एक सिटीजन है अनीता आनंद, जो कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त की गई है। हाँ दोस्तों, तो भारत की बेटी भारत कनाडिया अनीता आनंद जी कनाडा की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त की गई है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा भी की और साथ ही साथ ओटावा के रेडियो हॉल में एक समारोह में गवर्नर जनरल मैरी में साइमन ने मंत्रियों के शपथ दिलवाई। तो यहाँ पर उसकी घोषणा की। ये वह 1990 के दशक में किम कैम्पेबल के बाद रक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, वो डिफेंस कैटेगरी से है। DRDO ने एक एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और उसका परीक्षण भी किया। सो यहाँ पर जो ITR यानी कि एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसको बोला जाता है अभ्यास, ठीक है, उसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया और साथ ही साथ लक्ष्य विमान मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए यानी कि फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर FCC के साथ नेविगेशन के लिए इसको आधारित किया जाएगा। सो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS से इसको लेस किया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, वो भी डिफेंस से ही है। भारतीय नौसेना ने ऑफशोर सेलिंग रेगाटा लॉन्च किया है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। सो भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंदर इस चीज़ को आयोजित किया गया था और यहाँ पर सबसे बढ़कर नौसेना के कर्मियों के बीच में साहसिक और समुद्री नौकायन की भावना को बढ़ावा देता है, यही उसका एक उद्देश्य रहा था। सो इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन जिसको कहा जाता है INSA, यहाँ पर उसके जो तत्व विद्वान थे और साथ ही साथ इसके द्वारा ये जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था ये भारतीय नौसैनिक नौकायन जहाजों यानी कि INSV के लिए किया गया था और उसकी भागीदारी भी थी, जहाँ पर 40 फुटर और 56 फुटर को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, वो भी डिफेंस से ही है। भारत UK ने पहला त्रिसेव अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया है। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 27 अक्टूबर 2001 में के सशस्त्र बल, ठीक है, जिसका नाम था भारत और यूनाइटेड किंगडम के जो सशस्त्र बल है बल 24 से लेकर 27 अक्टूबर को ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। सो जिसको बोला जाता है कोंकण शक्ति, ठीक है, त्रिसेव अभ्यास है। सो 7 दिवसीय अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से लेकर 23 अक्टूबर 2021 तक मुंबई में आयोजित किया गया था। सो अभ्यास कोंकण शक्ति का उद्देश्य यही था कि दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूती देना और उसको बढ़ावा देना था। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, वो भी डिफेंस कैटेगरी से है। यहाँ पर आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी ही होगी कि भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी परीक्षण करते हैं तो उसको अपग्रेड भी करते हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, 3, 4 एंड 5। तो ये जो मिसाइल है वो है बैलिस्टिक मिसाइल है, वो है अग्नि 5। सो 27 अक्टूबर 2021 को ओडिशा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप
से सतह से उसकी सतह पर मार करने की यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल विच इज कॉल्ड द बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण हुआ और सफल परीक्षण हुआ है दोस्तों। सो यहाँ पर अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विच इज कॉल्ड द ICBM है। तो ये चीज यहाँ पर आप याद रखें, जिसके 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग इसके अंदर किया गया है। मिसाइल बहुत ही सटीक के साथ टारगेट करता है और 5000 किलोमीटर की दूरी का निशाना भी साध सकता है। तो यहाँ पर ये चीज दोस्तों आप याद रखें। नेक्स्ट न्यूज आती है मिसलेनियस कैटेगरी से है। अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ जिसकी आप फोटो देख पा रहे हैं, वो इंडियन मॉनेटरी फंड जो है IMF 2022 में उसको छोड़ेंगे, उसको यहाँ पर उसका इस्तीफा मिलेगा। सो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो मुख्य अर्थशास्त्री थे ये, और साथ ही साथ अनुसंधान विभाग की निदेशक गीता गोपीनाथ यहाँ पर जनवरी 2022 में IMF को छोड़कर जाएगी और साथ ही साथ अर्थशास्त्री विभाग में वापस आएंगी। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है, ये एक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री के विभाग में आएंगे। तो ये चीज यहां पर आप याद रखें। और साथ ही साथ मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि IMF ने कहा है कि गोपीनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान महामारी पेपर का सहलेखन किया, जो एक दस्तावेज है जो दुनिया को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के लिए वैश्विक स्तर पर एक समर्थित लक्ष्य निर्धारित करता है। तो ये चीज दोस्तों यहां पर आप याद रखें। नेक्स्ट न्यूज आती है मिसलेनियस कैटेगरी से है। आप लोगों ने एक IVF सिस्टम तो सुना ही होगा, यहां पर ह्यूमन बींग्स के लिए IVF सुना था, पर क्या दोस्तों आप लोगों ने एनिमल्स के लिए IVF सिस्टम सुना है? जी हाँ, आइए देखते हैं कि गुजरात में एक जो जगह है, ठीक है, गिर सोमनाथ के पास जो जगह है वहां पर एक बछड़े को IVF से जन्म दिया गया है। सो भैंस की बन्नी नस्ल का पहला IVF बछड़ा जो मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है का, और उसका जो जन्म राज्य है गिर सोमनाथ जिले यानी कि गिर सोमनाथ का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के किसानों के घर में हुआ है। ठीक है, सो कच्छ डिस्ट्रिक्ट से और गिर सोमनाथ से। ठीक है, सो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया गया और आनुवंशिक रूप से बेहतर भैंसों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को अंजाम दिया गया था। सो दोस्तों यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी का स्तर समझ सकते हैं कितना आजकल बढ़ चुका है। नेक्स्ट न्यूज आती है वो भी मिसलेनियस से है। आप लोगों ने मूवी तो देखी होगी मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब की, जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, भारत के जो भूतपूर्व कप्तान और अब हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब ने एक ट्रेंड बंड पर पिनोर्ड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन की गई सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया एक अनावरण किया है। तो यहाँ पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामना देने और साथ ही साथ दुबई में T20 विश्व कप को वापस लाने के लिए ये चीज़ की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वो भी मिसलेनियस कैटेगरी से ही है दोस्तों। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का कोलकाता में उद्घाटन हुआ है। सो साइमा प्रसाद मुखर्जी SPM रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ROIP सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है कोलकाता में श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो यहाँ पर ये चीज आप याद रखें। और ROIP का जो उद्घाटन है वो SPM के अध्यक्ष विनीत कुमार ने 25 अक्टूबर 2021 को किया और साथ ही साथ कोलकाता के पिछले 152 वर्षों से लगातार भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति बनाए हुए है। कौन? SPM। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर याद रखें। नेक्स्ट न्यूज आती है वो भी मिसलेनियस कैटेगरी से ही है कि गेल भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। सो यहां पर जो ये कंपनी है गेल इंडिया लिमिटेड, ये हरित हाइड्रोजन बनाने वाला संयंत्र का निर्माण करेगी और साथ ही साथ क्योंकि यह कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस व्यवसाय को भी एक पूरक तरीके से देखेगी और वहां पर कोशिश भी करेगी। सो यहां पर मैं आपको बता दूं उसके जो प्रबंध निर्देशक है का नाम है मनोज जैन, ने कहा है कि ये कंपनी 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने पर विचार कर रही है। सो दोस्तों ये थे सारे के सारे 4th वीक ऑफ अक्टूबर की न्यूज। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IIKD गुरुकुल चैनल को आज ही दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।